हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 2 में बात की मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक के बारे में और भी कई राजाओं के बारे में तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सम्राट अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के चौथे शासक कुणाल बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के शासक थे कुणाल, जिन्होंने 232 से 228 ईसा पूर्व तक यानी 4 वर्ष तक इन्होंने तक्षशिला के राज्यपाल के तौर पर और ये मौर्य वंश के चौथे शासक थे। दोस्तों, कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र तो खूबसूरत थे ही, पर उनकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि सम्राट अशोक ने इनका नाम कुणाल रख दिया, जिसका अर्थ होता है कमल के समान सुंदर आंखों वाला। दोस्तों, सम्राट अशोक के बड़े बेटे कुणाल ही सत्ता के अधिकारी थे, लेकिन उनकी सौतेली मां तिष्यरक्षिता ने ईर्ष्या के कारण इनको अंधा कर दिया। कुणाल अपने पिता के कारण शासनकाल में तक्षशिला राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे। इन्होंने लगभग 4 सालों तक मगध राज्य के तक्षशिला प्रांत के राज्यपाल के रूप में शासन किया था। कुणाल भी बहुत ही जनप्रिय शासक थे, लेकिन वो परिवार के आंतरिक कलह और उद्वेष के शिकार हो गए। मौर्य साम्राज्य के 5वें शासक थे दशरथ मौर्य, जिन्होंने 232 से 224 ईसा पूर्व यानी लगभग 8 वर्ष शासन किए। दशरथ मौर्य सम्राट अशोक के पोते थे और उनके संदर्भ में कहा जाता है इन्होंने सम्राट अशोक के धार्मिक और सामाजिक नीतियों को कार्य को इन्होंने वैसे ही जारी रखा और संरक्षण दिया। बिहार के जहानाबाद जिले में गया शहर से 24 किलोमीटर पहले 2 जुड़वा पहाड़ियों का जिक्र होता है। एक का नाम है बारबर और दूसरी का नाम है नागा अर्जुन की गुफाओं में धम्म से संबंधित मौर्य वंश की नीतियों से संबंधित साक्ष्य को आज भी देखा जा सकता है। दशरथ मौर्य भी सम्राट अशोक की तरह देवानंद प्रिय की उपाधि से विभूषित थे। इनका साक्ष्य उपरोक्त गुफाओं में स्थित शिलालेखों पर वर्णित है। दशरथ मौर्य ने बौद्ध धर्म का पालन, परंतु इन्होंने अपने दादा चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भांति सभी धर्मों का सम्मान किया। इसके बाद उनके चचेरे भाई संप्रति ने राजगद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य के 6वें सम्राट थे। दोस्तों, संप्रति जिन्होंने 224 से 215 ईसा पूर्व तक यानी 9 वर्ष तक काज संभाला। ये सम्राट अशोक के अंधे पुत्र यानी कुणाल के पुत्र थे, अर्थात सम्राट अशोक के पुत्र थे और दशरथ मौर्य के सौतेले भाई थे। उन्होंने 9 वर्ष तक मगध राज्य पर शासन किया। संप्रति मौर्य ने अपने शासनकाल में अनेकों विहारों का निर्माण करवाया। इसके बाद मौर्य राजवंश के 7वें शासक थे शालीशुक मौर्य, जिन्होंने 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक लगभग 13 वर्षों तक शासन किया। संप्रति मौर्य के बाद उत्तराधिकारी के रूप में मौर्य वंश की गद्दी संभालने वाले सम्राट थे। इन्हें झगड़ालू आदरणीय शासक के रूप में देखा गया है। इन्हीं के शासनकाल में धीरे धीरे विद्रोह की आग सुलगनी शुरू हो गई थी। इनके बाद देववर्मन मौर्य ने शासन संभाला। मौर्य साम्राज्य के 8वें शासक थे देववर्मन, जिन्होंने 202 ईसा पूर्व से 1995 ईसा पूर्व तक यानी लगभग 7 वर्ष तक शासन किए। देववर्मन मौर्य शालीशुक मौर्य के पुत्र थे। इन्होंने
उन्होंने 7 साल तक राज्य किया। इनके शासन के समय राज्यों में विद्रोह की आग कुछ समय थम सी गई, लेकिन इनका शासन दूरगामी नहीं हो पाया। इनके बाद इनके पुत्र शतधन्वन राज्य के सत्ता पर काबिज हुए। मौर्य साम्राज्य के 9वें शासक थे शतधन्वन, जिन्होंने इस मिशन को 1995 से 1987 ईसा पूर्व यानी 8 वर्ष तक शासन किया। देववर्मन मौर्य के बाद उनके उत्तराधिकारी शतधन्वन ने राजगद्दी संभाली। जो विद्रोह देववर्मन मौर्य के समय थम गए थे वो इनके शासन काल में मुखर गए। फिर से प्रशासनिक विफलताएं बढ़ती गई, जिसका परिणाम इन्होंने अपने कुछ प्रदेशों को खो दिया। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। मौर्य साम्राज्य के 10वें और आखिरी शासक थे बृहदत्त, जिन्होंने 187 से 185 ईसा पूर्व इन्होंने सिर्फ 2 वर्ष तक शासन किया। यह शतधन्वन के पुत्र थे जो गिरती हुई शासन व्यवस्था को संभाला और टूटते हुए मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी को संभाले। इस समय राज्य में कई राज्य में विद्रोह की आग फैल गई थी, जिस पर ये काबू नहीं कर पा रहे थे। वो काल था जब प्रतिक्रांति हावी हो गई थी और मौर्य साम्राज्य के खिलाफ ब्राह्मण षड्यंत्र कर रहे थे। इनके सेना का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कई राज्य में उठ रहे विद्रोह के संदर्भ में मगध सेना की बृहदत्त मौर्य के साथ समीक्षा बैठक चल रही थी। उस समीक्षा बैठक में किसी अतिरिक्त बात को लेकर तलवार निकाला और ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपनी तलवार निकाली और बृहदत्त की हत्या कर दी। उसी समय अपने आप को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। इन्होंने सिर्फ 2 साल ही मगध पर शासन किया। यही से शुंग वंश की शुरुआत है। और इतिहास में अगर हम देखते हैं तो मौर्य वंश का प्रशासनिक प्रबंधन जो आज भी आदर्श है, जिसे सम्राट अशोक ने और भी पुख्ता किया था। आज जिस नगर परिषद को हम देखते हैं, इस नगर परिषद का गठन भी इसी काल में शुरू किया गया था, जिसके द्वारा जन कल्याण के कार्य करने के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां भी की जाती, जैसे शिक्षा संस्थाएं, चिकित्सालय, बाजार, देवालय, सड़क, जलपूर्ति, बंदरगाह की मरम्मत तथा आदि प्रबंधन भी किए जाते थे। अशोक काल में नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। दोस्तों, नगर प्रशासन में कई विभागों का भी उल्लेख इतिहास में आता है, जो नगर के कई कार्यकलापों को नियमित करते थे, जैसे रथ विभाग, सीमा शुल्क, लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा विभाग, कर विभाग। इस साम्राज्य के समय एक और बात जो अखंड भारत में अभूतपूर्व थी, वो थी मौर्य का गुप्तचर यानी जासूसी का जाल, जो पूरी दुनिया में था। ये गुप्तचरों का ऐसा जाल था जो राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक पर विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना पर तक पहुंचा। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश का शासन काल में ही राष्ट्र राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीय करण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। राज्य संपातक सिद्धांत, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल थे, इनको निर्देशित किया, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। मेघानिस्त के अनुसार प्रथम समिति अयोग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की
देखरेख करती थी, तृतीय समिति जनगणना करती थी, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी और पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण करती थी। षष्ठीय समिति बिक्री और कर की व्यवस्था देखती थी। वैसे देखा जाए तो विश्व के प्रजातांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ जब नगरों में शासन बनाए रखने तथा अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था मौर्य वंश की ही देन है। यूनानी स्रोतों से भी यह ज्ञात होता है। नगर प्रशासन में 3 प्रकार की एग्रोनोई यानी जिलाधिकारी, एंटीनोमोई यानी नगर आयुक्त, सैन्य अधिकारी। तो वो मौर्य साम्राज्य ही था जिसने टुकड़ों में बटे भारत भूमि को एकत्र किया, एक संघ किया और सही मायने में इसे भारत देश बनाया, जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक और बिंदुसार मौर्य को दिया जाता है। ये सारे बौद्ध सम्राट थे और धम्म मार्ग पर राज्य को चलाते थे। और लेकिन इतिहासकारों ने जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित थे, उन्होंने इन महान राजाओं को इतिहास से दरकिनारे कर दिया। काल्पनिक और नकली स्वर्ण राजाओं को इतिहास में प्रस्थापित किया और भारत के स्वर्णिम इतिहास को छुपा दिया। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं अपने राजाओं महाराजाओं के स्वर्णिम इतिहास को जन जन तक पहुंचा सकूं, जिसे इतिहास में दबाया गया है, छुपाया गया है। और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने इतिहास को पढ़ें, अपने गौरवशाली इतिहास को जानें और जागरूकता लाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट इतिहास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय अशोक सम्राट। धन्यवाद।